हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम कौन सा चैप्टर हमारा पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द चालकोलिथिक एज। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो हमने पहले पैलियोलिथिक एज पढ़ लिया है, फिर हमारा मीजोलिथिक एज भी कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा नियोलिथिक एज भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे पहले स्टोन एज आता है, यानी पत्थर युग आता है। किस तरीके से पत्थर के अवजार यूज़ होंगे, टूल्स यूज़ होंगे, देन वो थोड़े और डेवलप्ड होंगे, थोड़े और ग्लोरीफाई होंगे और वो मीजोलिथिक एज आएगा। देन वो और ज़्यादा शार्प टूल्स बनेंगे और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अच्छे अच्छे टूल्स बनेंगे, देन हम उसे नियोलिथिक एज कहेंगे। और यही वो एज था, अगर आपको याद हो तो इसी एज में हमारी एग्रीकल्चर यानी खेती की स्टार्टिंग हुई थी। किसकी? एग्रीकल्चर की, खेती की स्टार्टिंग हुई थी। देन अब हम आज इसके नेक्स्ट कल्चर की बात करने वाले हैं, डैट इज़ योर चालकोलिथिक एज या फिर हमारा चालकोलिथिक कल्चर। ठीक है, लिथिक का मतलब तो आप सब जानते हो, हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। हम बात करते हैं चालकों की। चालकोलिथिक ये ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि ये चालकोलिथिक चौक से रिलेटेड है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कल्चर है जहाँ पे सबसे पहली बार मेटल्स का यूज़ स्टार्ट हुआ। किसका यूज़ स्टार्ट हुआ? मेटल्स का। मेटल्स का यूज़ स्टार्ट हुआ एंड ऑफ नियोलिथिक एज, यानी नियोलिथिक एज जब खत्म हुई, एंड हुई, तो हमारे क्या कहते हैं, मेटल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और सबसे पहला मेटल कौन सा था जिसको यूज़ किया गया? डैट इज़ योर कॉपर। कौन सा था? हमारा कॉपर था, यानी हमारा तांबा था। कॉपर को जो ऐसा पहला मेटल था जो यूज़ होता है, और इसी कॉपर से रिलेटेड है हमारी ये चालकोलिथिक एज। किससे रिलेटेड है? कॉपर से रिलेटेड है। अगर हम आगे देखते हैं इसके बारे में, तो मैनी कल्चर्स वर बॉर्न ड्यू टू साइमल्टेनियस यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, यानी कि बहुत सारे कल्चर्स धीरे धीरे फ्लरिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि स्टोन और एक मेटल से हम परिचित हो चुके थे, डैट इज कॉपर। इससे हम परिचित हो चुके थे स्टोन और कॉपर से, इसीलिए बहुत सारे कल्चर्स फ्लरिश कर रहे थे। और कॉपर जो है उस टाइम पे हमने उसको मतलब जानते थे हम कॉपर के बारे में, तांबे के बारे में। दीज कल्चर्स आर कॉल्ड चालकोलिथिक एज, और इसी कल्चर को हम क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक एज के बारे में बोलते हैं। इन कई सारे कल्चर्स को हम टोटली मिला करके चालकोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सी फॉर चालकोलिथिक, सी फॉर कॉपर। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें कंफ्यूजिंग लगती है, लाइक पैलियोलिथिक किससे रिलेटेड है, मीजोलिथिक किससे रिलेटेड है, देन सब कुछ लिथिक करके होता है। तो ये चालकोलिथिक और कॉपर से आप याद रख सकते हो। सी का कॉन्सेप्ट आप करके ट्रिक बना करके आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, इट मीन्स द स्टेट ऑफ यूजिंग स्टोन एंड कॉपर। क्या हुआ इस एज में हमारा? क्या हुआ इस एज में? हमारा यूजिंग ऑफ स्टोन एंड कॉपर बढ़ गया। यानी स्टोन का मतलब तो आप जानते हो, पत्थर। इसके पहले हम सारे एजेस में पत्थर का ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्टोन का भी साथ में यूज़ किया और साथ ही साथ हमने कॉपर का भी यूज़ किया, पत्थर का भी यूज़ किया और कॉपर का भी यूज़ किया। दोनों क्या कहते हैं, दोनों चीज़ों से अब हम वाकिफ हो चुके थे। टेक्निकली द चालकोलिथिक एज प्रीडेट्स द ब्रॉन्ज एज कल्चर ऑफ हड़प्पा। यानी अगर हम टेक्निकली देखें तो आपका चालकोलिथिक एज जो है वो प्रीडेट करता है हड़प्पा के ब्रॉन्ज एज को। आप जानते हो ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे ब्रॉन्ज एज को भी बोलते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रॉन्ज मेटल होता क्या है। मैं आपको मतलब और ज़्यादा डीपली इसको पढ़ाऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को कवर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। बट अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं तो हड़प्पन ब्रॉन्ज कल्चर जो है वो इंडिया में पहले आया। अगर हम इंडिया, मैंने आपको याद करिए प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि अगर आप एक पूरे वर्ल्ड की बात करते हो तो वर्ल्ड के किसी पार्ट में कोई कल्चर पहले आता है, किसी पार्ट में कोई कल्चर पहले आता है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड के इधर इस पार्ट में नियोलिथिक कल्चर चल रहा है और यहाँ के लोग जो है भाई और भी ज़्यादा एडवांस हो चुके हो, यहाँ के लोग आगे की चीज़ें, आगे के मेटल्स यूज़ करने। तो देखो, कल्चर ऐसा कुछ नहीं है ना कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड को हमने कल्चर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? अपने टूल्स पे डिपेंड करता है, कैसे टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, किस मेटल का यूज़ हो रहा है, पत्थर का यूज़ हो रहा है, किस भी चीज़ का यूज़ हो रहा है, वहाँ की टाइप ऑफ लिविंग कैसी है, लोग एग्रीकल्चर जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, तो कैसी खेती कर रहे हैं, कैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए चालकोलिथिक कल्चर लेटर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी बहुत सारी ऐसे हमारे इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर हमें लेट में देखने को मिलता है। दे लिव्ड मेनली एज रूरल कम्युनिटी, यानी कि ये जो चालकोलिथिक के लोग थे, चालकोलिथिक कल्चर के जो टाइम के लोग थे, वो ग्रामीण यानी कि रूरल एरियाज़ में रहना ज़्यादा, मतलब वो रूरल उनकी कम्युनिटी थी, वो रूरल लाइफ स्टाइल को जीते थे। एंड वर स्प्रेड ओवर सच वास्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर देयर
देयर वॉज लैंड एंड रिवर्स। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि मेनली इनकी सेटलमेंट्स किधर थी, जहाँ इन्हें लैंड यानी ज़मीन और रिवर्स यानी नदियाँ दिखेंगी वहाँ मोस्टली इनकी सेटलमेंट्स थी। वैसे तो ये सारे मतलब डिफरेंट पार्ट्स यानी वास्ट पार्ट में दिखते हैं कंट्री के, बट लैंड और रिवर्स के पास इनकी सेटलमेंट्स ज़्यादा थी। और कैसी इनकी सेटलमेंट्स थी, दैट इज़ रूरल, ठीक है, ग्रामीण सेटलमेंट, ठीक है। इन इंडिया चालकोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड। कहाँ कहाँ हमें इंडिया में चालकोलिथिक सेटलमेंट्स मिली है, हमारे साउथ ईस्टर्न राजस्थान, किधर साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, या हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें, किधर हम मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, या फिर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, या फिर हम साउथ ईस्टर्न इंडिया की बात करें। क्या बात करें हम, हमारे साउथ ईस्टर्न यानी कि ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट आ जाएगा, इधर आपका ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बहुत जगह ये सारे कल्चर, इसके कल्चर्स देखने को मिले। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं चालकोलिथिक कल्चर का, यहाँ पे आपका चिरांग एक वो कल्चर प्रेजेंट था। इधर आपका ईमान गांव है, इधर आपका दायमाबाद है। ये सब मैं आपको आगे अभी वीडियो में पढ़ाऊँगी इन चीज़ों के बारे में कि आखिर ये है क्या। यानी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में इधर इधर, जहाँ मैंने आपको बताया क्या क्या पार्ट्स मैंने बताया, रिकॉल करते हैं। डैट इज़ योर सदर्न पार्ट, सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में, और साउथ ईस्टर्न इंडिया में, किधर साउथ ईस्टर्न इंडिया में हमें ये कल्चर के सेटलमेंट्स दिखते हैं, मतलब एविडेंसेस हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान से एक्सकेवेट हुए, कहाँ से, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। जैसे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात करें इंडिया का, मान लो ये हम ऐसे बना लेते हैं, ये अगर हम एक ऐसे नॉर्मली बनाए, अगर हम राजस्थान साइड की बात करते हैं तो हमें किधर से मिलते हैं, ये साउथ ईस्टर्न, नीचे और ईस्ट, इधर के राजस्थान से, साउथ ईस्टर्न राजस्थान से हमें ये दिखते हैं। कौन सी साइड्स हैं ये हमारी, दैट इज अहर एंड गिलुंद। कौन सी साइड्स हैं, याद रखिएगा, अहर एंड गिलुंद, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चालकोलिथिक एज की साइट्स आपको रिकॉग्नाइज होना यानी मालूम होना, मेमोराइज होना, कौन सी है, अहर है हमारी और गिलुंद है। अगर हम मालवा की बात करें, कयथा की बात करें, ईरान की बात करें, तो ये हमें वेस्टर्न मध्य प्रदेश से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश से हमें ये क्या कहते हैं, मिलते हैं। मालवा पॉटरी हैव बीन कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट इन चालकोलिथिक। चालकोलिथिक में हमारी जो मालवा पॉटरी है, मालवा रीजन की जो पॉटरी है, उसे हम बेस्ट कंसीडर करते हैं चालकोलिथिक कल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करें, द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस हैव बीन डन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वेस्ट साइड में बहुत सारे एक्सकेवेशंस किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी साइट्स मिली हैं जो जॉर्वे कल्चर से, किससे, हमारे जॉर्वे कल्चर से रिलेटेड है। एक सेकेंड, ये साइट्स हमारी जॉर्वे कल्चर से रिलेटेड है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सारे कल्चर्स को मैं अभी आपको अच्छे से बना करके दिखाती हूँ। द जॉर्वे कल्चर वॉज रूलर येट मैनी ऑफ इट सेटलमेंट सच एज दायमाबाद एंड ईमान गांव हैव रीच द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि कैसी यहाँ के क्या कहते हैं, कैसा चल रहा था, रूरल सेटलमेंट्स थी। कैसी सेटलमेंट्स थी, ग्रामीण रूरल सेटलमेंट्स थी। तो जॉर्वे कल्चर भी रूलर था, लेकिन बहुत सारी इसकी सेटलमेंट्स थी। जैसे हम इंपॉर्टेंट याद रखते हैं दायमाबाद को और ईमान गांव को याद रखते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने अहर और गिलुंद के बारे में पढ़ा, वैसे ये दायमाबाद और ईमान गांव जो प्लेसेस हैं वो रीच मतलब पहुंच चुकी थी लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। कहाँ पहुंच चुकी थी, अर्बनाइजेशन के लेवल पे ये पहुंच चुकी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कल्चर के बारे में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्टार्ट करते हैं, वेट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे अपना इंडिया लेकर के चलते हैं, एक मतलब थोड़ा सा हम बहुत रफली बना रहे हैं। अगर हम ऐसे एक इंडिया को कंसीडर करके चलते हैं तो आप देख सकते हो कि जो इधर का एरिया था आपका, ये वाला जो एरिया था, इधर के एरिया में मतलब लगभग आप इस एरिया में क्या कह सकते हो, हमारा अहर और गिलुंद मिलता है। क्या मिलता है, हमारा अहर मिलता है एंड गिलुंद मिलता है, अहर और गिलुंद। और ये किस कल्चर से रिलेटेड थे, हमारे बनस कल्चर से ये रिलेटेड थे। और अगर हम इस एरिया की बात करें, इस पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जॉर्वे कल्चर की साइट्स मिलती हैं। किसकी साइट्स मिलती हैं, हमारे जॉर्वे कल्चर की साइट्स मिलती हैं, ठीक है, जॉर्वे कल्चर की साइट्स मिलती हैं। और अगर हम इस एरिया की ऐसे यहाँ इधर बीच के एरिया की बात करते हैं, थोड़ा सा मुझसे इधर बन गया, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, इधर महाराष्ट्र और राजस्थान के एरियाज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मालवा कल्चर मिलता है। क्या मिलता है, हमारा मालवा
कल्चर, मालवा कल्चर यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कयथा साइट, ईरान साइड, अभी हमने ये पढ़ा ना, ये देखिए यहाँ पे किधर गया, ये हमने पढ़ा ना, मालवा कयथा एंड ईरान को हम एक्सकवेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे चालकोलिथिक एज के टूल्स के बारे में। किसके बारे में? हमने बोला ना हर एज के टूल्स के बारे में पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चालकोलिथिक एज में हम स्मॉल स्टोन टूल्स को और वेपन्स को यूज़ करते थे। आप इसको थोड़ा थोड़ा मेसोलिथिक से कंपेयर कर सकते हो, जैसे मेसोलिथिक में करते हैं वैसे हम इसमें भी करते थे। अमंग देम स्टोन प्लेट्स एंड प्लैंक्स हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस। स्टोन क्या कहते हैं, स्टोन की जो प्लेट्स होती थी और प्लैंक्स होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। एंड कॉपर आइटम्स हैव बीन फाउंड इन अबेंडेंस इन मेनी सेटलमेंट्स, यानी बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स थी, बहुत सारी, जैसे हमने कितनी सेटलमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, आप देखिएगा उसको। तो बहुत सारी ऐसी सेटलमेंट्स थी जहाँ पे कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा अबेंडेंस था, और क्योंकि कॉपर का यूज़ बहुत अबेंडेंस था इसीलिए हम इसे चालकोलिथिक एज कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? हमारा चालकोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक एज हम इसे कंसीडर करते हैं। अगर हम पॉटरी की बात करते हैं तो चालकोलिथिक एज की पॉटरी भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, और आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि यहाँ पे कैसी पॉटरी यूज़ होती थी, तो मतलब कैसी पॉटरी होती थी। तो पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, बहुत सारी पॉटरीज करते थे, जिसमें अगर आप इंपॉर्टेंट देखना चाहो तो ब्लैक और रेड कलर्स की पॉटरी या यूटेंसिल्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एज वेल एज बिहार और वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स में आपको ये पॉटरी का जिक्र दिख जाएगा, ठीक है। कैसी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड रेड पॉटरीज का या यूटेंसिल्स का ये यूज़ किया करते थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पॉटरी की बात करते हैं तो इज डिपेक्टेड, बट सच पॉटरी इज फाउंड वेरी रेयरली इन ईस्टर्न इंडिया। यानी कि अगर हम इंडिया की अपनी बात करते हैं तो हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे एरियाज़ में तो पॉटरी हमें दिखती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया की तो इस टाइप की पॉटरी हमें बहुत ही ज़्यादा रेयरली देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, किस टाइप के ये लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे, कैसे एनिमल्स को क्या करते थे, तो इनकी बात करते हैं तो चालकोलिथिक एज के लोग होते थे वो कैटल्स को रखते थे, किसे? कैटल्स को रखते थे और फार्मिंग किया करते थे। कैटल्स में ये क्या क्या रखते थे, जैसे काउज, गाय, शीप, गोट्स, पिग्स और बफेलोज ये रखा करते थे, बफेलोज रखा करते थे, और डियर को भी हंट किया करते थे, यानी डियर का शिकार ये लोग करते थे। द रिमेन्स ऑफ अ कैमल हैव बीन फाउंड, यानी कैमल के भी कुछ रिमेन्स हमें मिले हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है कुछ हड्डियां वगैरह, कुछ ऐसे अवशेष हमें मिले हैं जिससे हम कह सकते थे कि हो सकता है ये लोग कैमल का भी यूज़ करते हों, यानी कैमल भी ये लोग जानते हों। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि दे वर नॉट फैमिलियर विद द हॉर्स। ये किससे फैमिलियर नहीं थे? घोड़े से, हॉर्स से ये फैमिलियर नहीं थे चालकोलिथिक एज के लोग। ऐसा मतलब मैं और आप नहीं कह सकते ना, हमने जाकर देखा नहीं है, बट जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं, जो भी चीज़ें हम ढूंढते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे हमें मिलती है, उस हिसाब से हम इसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो हॉर्स से ये लोग फैमिलियर नहीं थे। अभी हॉर्स आगे आएगा, किस एज के लोग हॉर्स से पहली बार फैमिलियर होंगे ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एज के लोग थे जिस एज में हमारा हॉर्स पहली बार फैमिलियर हुआ था, ठीक है। ये जो है वीट और राइस भी उगाया करते थे, कभी कभी मिलेट की भी खेती करते थे, मिलेट्स को भी ये ग्रो करते थे। ये लोग रागी, बाजरा और बहुत सारे अदर सीरियल्स भी ये लोग उगाते थे, ठीक है। टीवी सीरियल्स वाला सीरियल नहीं है। कहाँ पे ये रागी, बाजरा और अदर सीरियल्स कहाँ पे कल्टिवेट किए जाते थे? तो लोअर दक्कन में। कहाँ पे? हमारे दक्कन के लोअर दक्कन, किस इलाके को कहते हैं? ये इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये इंडिया का दक्कन पार्ट है, इसके लोअर दक्कन में क्या कहते हैं, ये रागी, बाजरा और बहुत सारे अदर सीरियल्स को भी ग्रो किया जाता था। फिशिंग हुक्स हैव बीन फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट साइड में इंडिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फिशिंग के हुक्स मिले हैं। फिशिंग हुक्स मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने के लिए जो हुक्स होते हैं वो यहाँ पे मिले हैं। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये लोग फिशिंग भी किया करते होंगे, यानी मछली पकड़ा करते होंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये लोग ईटिंग पर्पस के लिए मछली पकड़ते थे या मछली को पालते थे या फिर क्या करते थे, ये हम इसके बारे में नहीं फैमिलियर हैं। दे वर नॉट फैमिलियर विद बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि जिन ईंटों का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं इससे वो फैमिलियर नहीं थे। लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ गिलुंद में इसका यूज दिखा है, तो मे बी वो उधर तरफ के लोग इसको जानते हों। अगर हम बात करें क्रीमेशन की, क्रीमेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से वो डेड बॉडी को मतलब किया करते थे, उसको ब्यूरी किया करते थे, अलग अलग चीज़ें क्या करते थे, इसे हम देखते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे करते थे। तो देयर इज सम एविडेंस ऑफ देयर क्रीमेशन, कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं कि किस तरह से किया करते थे। एंड वर्शिप मेथड्स, यानी हमें ये भी पता चला है कि वो किसकी पूजा किया करते थे, किसे अपना भगवान मानते थे। तो महाराष्ट्र में पीपल यूज टू बरी द डेथ इन अ नॉर्थ सदर्न पोजीशन,
यानी नॉर्थ साउथ पोजीशन में, ये आपका नॉर्थ साउथ पोजीशन है ना, ऐसे ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। तो इस पोजीशन में बॉडी को वो ब्यूरी करते थे इनसाइड द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज, यानी अपने घर की ज़मीन के नीचे इस पोजीशन में वो बॉडी को रखते थे। अब कैसे मेथड में रखते हो, या जैसे हमने देखा हुआ है इजिप्ट में जो ममीज रखी जाती हैं वैसे बॉक्सेस में रखते थे, या कैसे रखते थे वो तो नहीं इसमें ऐसे मेंशन है कुछ। अगर हम क्ले स्कल्पचर्स की बात करें, यानी क्या क्या हमें वहाँ पे आइडल्स मिलते हैं, कैसी कैसी मूर्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कल्चर में किस तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कल्चर के बारे में जानने के लिए। तो फ्रॉम द क्ले फीमेल आइडल्स, कैसी हमें आइडल्स मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं फीमेल, यानी कि ऐसा उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता था कि वो फीमेल मूर्तियाँ प्रतीत होती हैं हमें। चालकोलिथिक एरा वर्शिप द मदर गॉडेस, इससे हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वहाँ देवी की पूजा की जाती है। मदर गॉडेस, गॉड और गॉडेस आप समझते हो ना, ये तो भगवान, मेल भगवान की कुछ कल्चर्स में पूजा होती है, कुछ में फीमेल की। तो यहाँ पे जो हमें मूर्तियाँ मिलती हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि मे बी यहाँ पे मदर गॉडेस यानी फीमेल गॉड की वो लोग पूजा करते होंगे। मैनी नेकेड क्ले आइडल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड, यानी ऐसा वहाँ पे हमें उनकी एविडेंस में, यानी उनके जो एक्सकेवेशंस हो रहे थे, मतलब जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसमें हमें बहुत सारी नेकेड क्ले आइडल्स मिली हैं। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो नेकेड मूर्तियों की पूजा भी किया करते हों। द ट्रेडिशनल क्ले वृषभ स्कल्पचर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा, आप इसके बारे में पढ़ोगे कि वृषभ स्कल्पचर्स भी यहाँ पे हमें मिले। ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मालवा और राजस्थान में हमें ये मिला हुआ है। और ये किससे रिलेटेड है? बुल से। किससे रिलेटेड है ये? बुल से। इस तरह की कुछ चीज़ें हमें मिलती है। देखो आपको मैं थोड़ा सा शो करती हूँ, ड्राइंग तो नहीं सही बन पाएगी, बट अगर आप इसकी फ़ोटो देखोगे, मैं इसको आपको अटैच करूँगी फ़ोटो को साथ में, तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा मतलब स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। ऐसी फोटो में भी आप लोगों ने अपने बुक में देखी होगी कि किस तरीके से हमें वो उसके बुल के क्ले स्कल्पचर्स मिलते हैं। बुल ये क्या हमारा सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट, यानी ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर रिलीजियस बुल को माना जाता होगा। यानी जैसे हम लोग होता है ना कि कुछ जानवरों को पूजनीय मानते हैं, लाइक हमारे हिंदू रिलीजन में हम गाय को पूजनीय मानते हैं, और अदर रिलीजन्स में अदर एनिमल्स को पूजनीय माना जाता होगा। वैसे ये रिलीजियस कल्ट, मतलब इससे पता चलता है कि ये लोग बुल को अपना एक मतलब रिलीजियसली मानते होंगे, ऐसा कहना है इनकी मूर्तियों को देख करके। सम चिल्ड्रन आर ब्यूरीड वियरिंग नेकलेस ऑफ कॉपर बीड्स व्हाइल द ग्रेव्स ऑफ अदर हैव ओनली अ फ्यू यूटेंसिल्स, यानी कि ऐसा है कि कुछ वहाँ पे जो चिल्ड्रंस की अगर हम कब्रों को देखते हैं तो उसमें क्या है, उन्होंने कॉपर के नेकलेसेस पहने हुए हैं, लेकिन कुछ में सिर्फ यूटेंसिल्स और चीज़ रखी हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम भी कुछ ना कुछ सोशल स्टेटस रहा होगा। सोशल स्टेटस का क्या मतलब है कि कुछ लोग हाई पोजीशंस पे, कुछ लोग लो पोजीशंस पे उस टाइम पे भी रहे होंगे। अगर ऐसा ना होता तो ये भेदभाव हमें क्यों दिखता है? ये लाइन बुक में कहने का यही मतलब है कि उस टाइम पे भी हमें कुछ सोशल स्टेटस नाम की चीज़ वहाँ पे भी होगी। अब किस प्रकार में वो होगी, किस प्रकार में वो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज के इंपॉर्टेंस की, अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्ट एलुवियल सॉइल प्लेन्स एंड डेंस फॉरेस्टेड, यानी कि प्लेन्स के छोड़ करके और डेंस फॉरेस्ट एरियाज को अगर हम छोड़ दें तो हमें ऑल ओवर इंडिया ये चालकोलिथिक एज कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर के रिमेन्स मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो विलेजेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय देम ऑन मोस्ट ऑफ द रिवर बैंक्स, यानी वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो नदी के किनारे होते हैं, रिवर बैंक्स होते हैं, उसमें वो ज़्यादातर सेटल्ड हुआ करते थे। अभी हमने पहले भी पढ़ा ना कि वो लैंड एरियाज में और रिवर्स के पास सेटल्ड होना ज़्यादा अच्छा समझते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू द आर्ट ऑफ मेल्टिंग कॉपर, कॉपर को पिघलाने की कला वहाँ ज़्यादातर लोगों को मालूम थी। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर ही तो वहाँ पे मेन सोर्स हो रहा है, मेन कॉपर का ही तो यूज़ हो रहा है, तभी तो इसका नाम रखा गया, इसीलिए कॉपर को पिघलाने की कला इन्हें मालूम थी। बट कॉपर टूल्स आर वेरी लेस इन मिडिल गंगाज रीजन, जो मिडिल गंगा रीजन होता है वहाँ पे कॉपर टूल्स हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमें वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, इसका वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया कौन सा है, ये हमारा अगर इंडिया है तो ये हमारा वेस्टर्न इंडिया, ये था इधर हमारा सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, इसके कई सारे अवशेष हमें मिलते हैं। कॉपर टूल्स का यूज़ होता है, कॉपर टूल्स बहुत सारे हमें वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मिले हुए हैं। ऑल चालकोलिथिक कम्युनिटीज़ यूज़ ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ये तो मैंने आपको बता दिया, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है कि ब्लैक और रेड पॉटरी का ये यूज़ किया जाते थे। दे वर द फर्स्ट टू यूज़ पेंटेड पॉटरी, इसके पहले जो नियोलिथिक में जो भी पॉटरी बनी होगी वो नॉर्मली थी, बट इन्होंने पेंटेड पॉटरी का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? इन्होंने पेंटेड, रंगी हुई, मतलब उसमें पेंटिंग करना शुरू किया, अलग अलग कलर्स का यूज़ करना इन्होंने चालकोलिथिक एज के लोगों ने
हमने शुरू किया। किसी चीज़ की हम अच्छाई पढ़ते हैं तो हमें बुराई भी पता होनी चाहिए, तो हम इसकी थोड़ी सी वीकनेसेस भी अगर देख लेते हैं। तो दीज पीपल केप्ट कैटल एंड केप्ट देम टाइड, यानी वो कैटल्स तो पालते थे लेकिन उन्हें एकदम बांध करके रखते थे, यानी कि उनका अच्छा से यूज़ नहीं कर पाते थे। एनिमल हस्बेंड्री जो होती थी, पशुपालन जो होता था, वो सिर्फ मीट के लिए किया जाता था, यानी वो लोग उसे खाने के लिए सिर्फ यूज़ करते थे। बांध के रखे हैं, जब हुआ तो उन्हें खा लेते हैं, ठीक है, इसीलिए यूज़ करते थे। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए वो उन्हें यूज़ नहीं किया करते थे, सिर्फ मीट के लिए यूज़ करते थे। दीज पीपल कुड नॉट टेक फुल एडवांटेज ऑफ एनिमल्स। ये अगर आप कह दो कि ये लाइन तो बड़ी सी वैसी सी हो गई कि हाँ इसमें तो विवाद हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फुल एडवांटेज का ये मतलब नहीं है कि हाँ हर इंसान का एडवांटेज ही उठा लो, हर जानवर का एडवांटेज उठाना है कि उसका हम मीट भी खा सके, उससे हमें मिल्क भी मिल सके, ये नहीं। मतलब एडवांटेज उठाने का मतलब है कि वो सही तरीके से अगर यूज़ कर लेते तो हो सकता है कि चारकोलिथिक कल्चर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता, क्योंकि भाई इनके पास स्टोन टूल्स हैं, इनके पास कॉपर है, ये पॉटरी कर लेते हैं, ये काफ़ी चीज़ों के जानकार है। लेकिन तब भी चारकोलिथिक कल्चर क्यों नहीं उठ पाया? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स का सही से यूज़ करना नहीं जाना। और आगे अगर हम हड़प्पा एज पढ़ेंगे, वैदिक एज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एनिमल्स का यूज़ करना वो अच्छे से समझ गए। एनिमल्स से काम निकलवाना, कैसे वो खेतों की जुताई कर सकते हैं, और भी काम करवा सकते हैं। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से वो कल्चर ग्रो किया और हमारा चारकोलिथिक कल्चर ग्रो नहीं कर पाए। यही एक ये इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि वो एनिमल्स का फुल एडवांटेज नहीं ले पाए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, ये सब उनके पास नहीं थी। एपिडेमिक्स वहाँ पे आते रहते थे, कई सारी बीमारियाँ आती रहती थी। यही रीज़न था कि वहाँ पे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन उस चीज़ की नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, आप चारकोलिथिक कल्चर के बारे में, एज के बारे में इस वीडियो से कुछ समझ पाए होंगे। जैसे हम हर वीडियो में समझते हैं दैट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द चेंज, हिस्ट्री चेंज के लिए ही होती है। तो हम थोड़े से इसके भी चेंजेस आप समझ ही गए होंगे, बट फिर भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 चेंज क्या है कि हम स्टोन टूल्स से कॉपर टूल्स की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? हम हमारे कॉपर टूल्स की तरफ आते हैं। दूसरा है कि ये रूरल सेटलमेंट्स का यूज़ करते हैं, रूरल सेटलमेंट्स हैं इनकी। तीसरा क्या है कि ये पेंटेड पॉटरी का यूज़ करते हैं। कैसी पॉटरी का यूज़ करते हैं? पेंटेड पॉटरी का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी का भी यूज़ करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप एक चेंज समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम और पॉइंट्स देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कल्चर के लोग एग्रीकल्चर पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। ये राइस, वीट, मिलेट्स, सीरियल, रागी, बाजरा, ये सारी चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। नियोलिथिक में तो शुरू ही हुई थी ना हमारी फार्मिंग, जैसे स्टार्ट ही हुई थी, बट इन्होंने मतलब यूज़ करना सही कर दिया। 5th हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ये काफ़ी सारे एनिमल्स के बारे में जान रहे हैं। काऊ के बारे में हमें बुल के स्कल्पचर्स मिले, आइडल्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। और हम क्या देख सकते हैं कि इसके पहले हमने किसी भी एज में क्रीमेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके पहले हमने किसी भी एज में ये नहीं पढ़ा है, उनकी वर्शिप के बारे में नहीं पढ़ा। हमने नियोलिथिक में पढ़ा है कि वो किस गॉड को मानते थे, नहीं। इसमें हमें स्कल्पचर्स एक देखने को मिलते हैं, ये भी एक चेंज आप कह सकते हो। इसके पहले आपको स्कल्पचर्स देखने को नहीं मिले। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम आपके दैट इज़ योर नियोलिथिक से चारकोलिथिक की तरफ देखते हैं। और आपको तो ये पता ही है कि किसी भी एज का चेंज समझना, चेंजेस के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।